नमस्ते आत्मवंदन सभी मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जो मेरा टॉपिक है, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे, आपका भी अगर कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा या ऐसे तो आप चैट में लिख सकते हैं, या मेरी शेयरिंग खत्म होने के बाद आप शेयर कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो फॉरगिवनेस पे है, क्षमा पे है। तो जहां तक मैं मानती हूँ तो यहाँ पे काफी लोग नए नए जुड़े हैं ध्यान से। राइट, तो ध्यान की जब यात्रा शुरू होती है तो एक बहुत बड़ा जो फैक्टर होता है जो हमें हमारे जीवन में लाना होता है वो है फॉरगिवनेस का। तो फॉरगिवनेस मतलब फॉरगिवनेस के बहुत क्यों काफी लोगों का ये सवाल रहता है कि फॉरगिवनेस इतना क्यों जरूरी है ध्यान की यात्रा में बढ़ने के लिए। और काफी लोग जो साइंटिफिक दिमाग रहता है, जिनका ज्यादा इंटेलेक्चुअल दिमाग रहता है, तो उनको भी जानना होता है कि फॉरगिवनेस की इतनी जरूरत क्यों है। तो हम आज फॉरगिवनेस को एक अलग तरीके से समझेंगे, स्पिरिचुअल तरीके से। तो हम सबको पता है, बहुत सारे हमारे शास्त्र में लिखा है ना। महाराज मतलब कथाएं हम सुनते हैं बहुत सारी फॉरगिवनेस के ऊपर। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ऑलरेडी पता है कि हमें फॉरगिव करना चाहिए, खुद को करना चाहिए, दूसरों को करना चाहिए। लेकिन कभी हमने साइंटिफिक तरीके से नहीं देखा है। राइट, तो जैसे पत्री जी कहते हैं कि हम सबको स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनना है। राइट, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी और साइंस दोनों को कंबाइन करके हमें हर चीज को समझना है। तो आज हम लोग फॉरगिवनेस को एक साइंस की तरह समझेंगे, कि एक साइंस की तरह समझेंगे कि क्यों हमें वो हमारी यात्रा में आगे बढ़ने के लिए इतना जरूरी है। ठीक है, तो मैं अपना एक प्रेजेंटेशन शेयर करूंगी आपके साथ। ओके, किसी ने साउंड शेयर किया है तो वो स्टॉप कर सकता है। आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको। ओके, ग्रेट। द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस से हम लोग हमारे जीवन में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं। तो हम लोग आज क्या डिस्कस करेंगे? तो आज का जो डिस्कशन है वो है कि हमारा हमें सबको पता है कि हमारा जो अवचेतन मन है, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, हमारे पास दो मन है। एक है चेतन मन और एक है अवचेतन मन। राइट, तो सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन क्या है, उसकी शक्ति क्या है। फिर फॉरगिवनेस से हमारे शरीर पे, हमारे ब्रेन पे क्या असर होता है। ठीक है, हम कैसे अपने आप को और स्ट्रांग बना सकते हैं फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस से। और हम कैसे प्रैक्टिकल स्टेप्स लेके आए हमारे जीवन में, जिससे हमारे जीवन में क्षमा का भाव बढ़े और हम लोग इजीली दूसरों को क्षमा कर सके। ज्यादातर हम लोग है ना, बहुत जल्दी से और बहुत इजीली क्षमा नहीं कर पाते दूसरों को और खुद को। तो वो क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स है जिससे हम ये कर सकते हैं, हमें उससे क्या फायदा हो सकता है। और फॉरगिवनेस कुछ और नहीं है। फॉरगिवनेस क्या है? एक्ट ऑफ सेल्फ लव है। अगर हम खुद से प्यार करते हैं तो फॉरगिव करना हमारी खुद के प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि अभी हमारा सबकॉन्शियस माइंड का पावर क्या है, अवचेतन मन का पावर क्या है। तो हम हमेशा, हमारा जो भी कॉन्वर्जेशन रहता है, हम किसी से बातचीत करते हैं, दिन में हम लोग कई बार बोलते हैं कि आज मेरा मन खट्टा है, या आज मेरा मन बहुत प्रसन्न है ना। या मुझे आज ये करने का मन कर रहा है, या तो आज मुझे ये नहीं करने का मन कर रहा है। लेकिन कभी भी हमने सोच के, रुक के सोचा है क्या कि मन कहाँ पे है? किसी को पता है मन कहाँ पे है? शरीर के किस हिस्से में मन है? राइट,
हमने कभी भी रुक के ये नहीं सोचा है कि मैंने भी नहीं सोचा था कितने सालों तक हम लोग इतने इजीली मन के बारे में बात करते हैं, लेकिन मन नहीं, हम लोग नहीं सोचते। काफी लोगों को लगता है हमारे दिमाग में कहीं तो मन है, काफी लोगों को लगता है कि हमारे दिल में है मन, लेकिन क्या सही में वहां पे है मन? मन कहाँ पे है? ये आप सबके लिए होमवर्क है कि मन कहाँ पे है हमारा, जिसके बारे में हम दिन भर बातें करते रहते हैं, वो मन कहाँ है? ठीक है। तो जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, सोनिया जी ने हैंड रेस किया है, आप चैट में लिख सकते हैं बाद में, या तो बाद में शेयर कर रहे हैं आप। सोनिया जी आप लिख के रखें अपना आंसर, फिर बाद में हम शेयर करेंगे। तो जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस मतलब चेतन, जागृत अवस्था, तो उसमें हम लोग के थॉट्स जो रहते हैं, वो हम लोग उसको एनालिसिस करते हैं। ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड कैसे होता है? पीछे बैकग्राउंड में चलता रहता है, और हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो बर्ताव है लोगों के प्रति या खुद के प्रति, वो इन्फ्लुएंस होता है, वो प्रभावित होता है हमारे अवचेतन मन से। ठीक है। जो जागृत मन है हमारा, वो डिसीजन मेकिंग में काम आता है, लॉजिकल रीजनिंग में काम आता है। और जो सबकॉन्शियस अवचेतन मन है, वो क्या करता है? हमारी यादों को स्टोर करता है, हमारी जो धारणाएं है, बिलीफ सिस्टम है, इमोशंस है, वो सब का स्टोर हाउस है हमारा अवचेतन मन। अगर हम दोनों को अच्छे से समझे कि ये दोनों कैसे काम करते हैं, और फिर अगर हम उन दोनों पे मास्टरी ले लें, तो हम हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखेंगे, और हमारी अवेयरनेस का लेवल भी बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये हुआ जागृत मन और मतलब चेतन मन और अवचेतन मन। अभी कैसे, मतलब कितना उसका इन्फ्लुएंस क्या है सबकॉन्शियस माइंड का डिसीजन मेकिंग पे? एक तो जागृत मन रहता है, वो भी डिसीजन लेता है, लेकिन उसके डिसीजन कैसे रहते हैं? छोटे छोटे रहते हैं। मतलब अभी यहाँ से दाएं जाना है या बाएं मुड़ना है, अगर आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में, तो वो वाला जो छोटा मोटा डिसीजन जो रहता है, वो हमारा जागृत मन लेता है, चेतन मन रहता है। तो अवचेतन मन से कौन से डिसीजन आते हैं? अवचेतन मन हमारी यादों को स्टोर करता है, हमारे इमोशंस को। अगर आप कहीं खाना खाने गए, और वहां पे आपको खाना पसंद नहीं आया, उस जगह पे, उस होटल या रेस्टोरेंट में, तो आपकी एक याद बन जाती है वो रेस्टोरेंट के साथ, है ना? याद क्या बन जाती है? कि यहाँ का खाना अच्छा नहीं है, और आपके इमोशंस भी बन जाते हैं। तो वो याद है, वो याद कहाँ पे स्टोर होती है? वो अवचेतन मन में स्टोर होती है। तो फिर जब नेक्स्ट टाइम कोई अगर आपको बोले कि चलो हम उस रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो क्या होगा? वो याद ताजा हो जाएगी, राइट? कि नहीं, यहाँ का तो खाना अच्छा नहीं था, मुझे तो जरा भी पसंद नहीं आया था। तो वो याद और वो इमोशन के बेसिस पे आप एक डिसीजन लेते हो कि मुझे अभी ये रेस्टोरेंट में नहीं जाना है, राइट? तो ऐसी बहुत सारी यादें रहती है। लोगों के प्रति भी यादें रहती है ना, अगर किसी ने हमारे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया, तो किसी की अगर क्यों कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन? क्योंकि जब आप किसी इंसान से पहली बार मिलते हो, तो वो इंसान आपको देखता है, परखता है, और वो एक याद क्रिएट करता है आपके साथ, और वही याद उसके मन में, अवचेतन मन में स्टोर हो जाती है। और उसी याद के बेसिस पे वो नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में आपको जितनी भी बार मिलेगा, वो आपको हमेशा उस याद, जो पहली याद थी ना, उसके कंपैरिजन में आपको वो हमेशा बिहेव करेगा, है ना? इसलिए फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ऐसा कहते हैं। तो इसी तरह से जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो बहुत अलग अलग तरीके से हमारे डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। हमारे क्या याद रहे, क्या अनुभव रहे, किसी जगह को लेके, किसी इंसान को लेके, है ना, बहुत सारी चीजों के लिए। तो और यादों के साथ क्या जुड़े हुए होते हैं? हमारे भाव जुड़े हुए होते हैं। जब वो याद क्रिएट हुई, जब वो मेमोरी क्रिएट हुई, तो हमारे मन में कौन से भाव चल रहे थे वो भी स्टोर होता है।
तो ये सारी चीजें हमारे अवचेतन मन से आते हैं। तो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस भी हमारे सबकॉन्शियस दिमाग से आते हैं। मतलब गुस्सा आ जाता है हमें, हमें एक चीज को लेके बहुत चिढ़ मचती है, हमेशा कोई भी चीज है तो एक सेकंड का भी टाइम नहीं लगता और हमें तुरंत गुस्सा आ जाता है। अभी किसी को साफ सफाई बहुत पसंद है, तो वो जैसे ही गंदगी दिखता है तो उसको तुरंत गुस्सा आ जाता है कि ऐसा क्यों। तो ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस है जो हमारे अवचेतन मन से जुड़े हैं, जो हमारे इमोशंस के साथ जुड़े हैं, जो हमारी नापसंद पसंद नापसंद वो सारी चीजों से जुड़े हैं। तो ये सारी क्या है, मन की वृत्तियां, चित्त की वृत्तियां हैं ये सारी चीजें। हमारी जो भी धारणाएं हैं, बिलीफ सिस्टम है, याद है, विचार है, इमोशंस है, वो सारी चीजों पे हम हमारा जीवन, वो कठपुतली की तरह हमारे जीवन को नचाती है, अगर हम उसके प्रति अवेयर ना रहे तो। ठीक है। तो अवेयरनेस अगर रहे तो हमारा सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है। अगर हमें पता चले कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें कैसे नचा रहा है ना, हमारी बहुत सारी पैटर्न्स बार बार क्यों रिपीट होती है, क्योंकि वो जो पैटर्न्स है वो सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी स्टोर्ड है, और बार बार रिपीट होके वो एकदम स्ट्रांग बन गई है। तो उसका इन्फ्लुएंस हमारे जीवन में बहुत स्ट्रांग बन गया है। हमारा ईगो भी हमारे अवचेतन मन से आता है, अहंकार भी हमारे अवचेतन मन से आता है। अहंकार मतलब क्या, आई एम के बाद आप जो भी कहते हैं खुद के बारे में, वो सारी चीजें क्या है, अहंकार है, ईगो। तो वो सारी चीजें भी कहाँ पे स्टोर हुई है, सबकॉन्शियस माइंड से। राइट। आपका नाम सीमा है या मेरा नाम मोनिका है, मुझे कैसे पता चला, क्योंकि बचपन से लोगों ने मुझे मोनिका कह के बुलाया है ना। तो वो एक याद बन गई है कि मोनिका मेरा नाम है, तो उसके साथ मैं अभी आइडेंटिफाई करती हूँ। तो वो मेरा ईगो बन गया है कि हाँ, ये मोनिका मेरा ईगो है। ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ कि आई एम शॉर्ट, हाइट में, तो वो शॉर्ट भी मेरी एक आइडेंटिटी है, वो भी मेरा एक ईगो बन गया है। आई एम हिंदू, हिंदू, हिंदू इज ऑल्सो आइडेंटिटी, वो भी मेरा ईगो बन गया है। और ये आइडेंटिटीज कैसे, कहाँ पे स्टोर होती है, हमारे अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में। ठीक है। कैसे होती है, लाइफ स्पैन क्या है, तो 7 साल की उम्र तक कहते हैं ना कि हमारा 90% ब्रेन बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में हमारा सबकॉन्शियस माइंड रेडी हो जाता है। उसमें हमारा नाम आ जाता है, हमारी जाति आ जाती है, हमारा धर्म आ जाता है, हमारा देश आ जाता है ना। हमें क्या खाने का पसंद है, क्या नहीं पसंद है, हमारा बिहेवियर कैसा है, बहुत सारी चीजें। हमारा अर्ली चाइल्डहुड मतलब के अप टू 7 इयर्स ऑफ एज 90% तक हमारा हो जाता है डेवलप अवचेतन मन। फिर टीनेजर्स तक होता है थोड़ा बहुत, और एडल्टहुड में 25 इयर्स तक वो कंप्लीट हो जाता है। और फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो वो क्या होता है, आगे हम लोग सिर्फ रिएक्शन मोड में रहते हैं। रिएक्शन मोड मतलब कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अवचेतन मन हमें कंट्रोल करता है। ठीक है। और अगर हम उसमें थोड़ा एफर्ट डालें, थोड़ी अवेयरनेस डालें, तो हम चेंज कर सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड को। कोई नई चीज लर्न करते हैं ना हम, तो हम क्या करते हैं, हमारे माइंड को ट्रेन करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो एक बार बन गया तो उसको चेंज करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके लिए एक अवेयरनेस चाहिए। तो हमारी सारी जो हैबिट्स है, वो हैबिट्स भी सबकॉन्शियस माइंड से आती है। आप देखते हैं ना कि बहुत सारी चीजें ऐसे रोबोटिक मोड में हम करते हैं। क्यों होती है वो रोबोटिक मोड में, क्योंकि हमारा माइंड वो ट्रेन हो चुका है। हम सुबह उठते ही पहले एक गिलास पानी पीते हैं, या हम ये इस तरह से ब्रश करते हैं, या जो एक भी रूटीन है जो हमारा, या हैबिट है, वो भी हमारे अवचेतन मन से आती है। तो हम कर सकते हैं, हमारे अवचेतन मन को चेंज भी कर सकते हैं। और पास्ट लाइफ से भी बहुत सारे यादें, बहुत सारे संस्कार भी हमारे अवचेतन मन में रहते हैं।
ठीक है। अभी ये देखिए, ये मैंने फोटो रखी है, तो ये ड्रेस का कलर किसको क्या दिख रहा है? किसी को गोल्डन दिख रहा होगा, किसी को ब्लू दिख रहा होगा, राइट? मुझे गोल्डन दिखाई देता है। ब्लू किसको दिखाई दे रहा है इसमें? काफी सारे लोगों को ब्लू दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो क्या आप गलत है या मैं गलत हूं? नहीं, कोई गलत नहीं है, सिर्फ देखने का नजरिया अलग है, राइट? या तो हमारी आंखें कुछ इस तरह से डिजाइन की गई है, मेरी आंखें, कि ये मुझे गोल्डन दिखाई दे रही है, आपको ब्लू दिखाई दे रही है ना। आप गलत है ना मैं गलत हूं, राइट? तो ऐसे ही लाइफ की हर सिचुएशन में ऐसा ही होता है। सबको अपने अपने तरीके से, अभी मुझे जिस तरह से पिंक कलर दिखाई दे रहा है, क्या आप 100% गारंटी के साथ कह सकते हो कि आपको भी उसी तरह से पिंक कलर दिखाई देता है? जिस कलर को मैं पिंक कहती हूँ, क्या आप उसी कलर को पिंक उसी तरह से कहते हैं? कह सकते हैं कि मुझे जो पिंक दिखाई दे रहा है, जो मेरे लिए ग्रीन कलर है, वो आपके लिए भी सेम डिट्टो ग्रीन कलर है? नहीं है, राइट? तो हमारे परसेप्शंस, हमारे नजरिए सबके अलग अलग रहते हैं। और वो नजरिए कैसे आते हैं, परसेप्शन कैसे आता है, किस तरह से हमारा अवचेतन मन बना है बचपन से लेके आज तक, किस तरह से हम पले बड़े हैं, कौन किस तरह से हम रहते हैं दूसरों के साथ, हमारे साथ क्या कंडीशनिंग हुई है ना? तो ऐसे बहुत सारे अलग 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 पैरामीटर्स हैं जिससे हमारे नजरिए, दुनिया को देखने का नजरिया चेंज होता है। तो जिस नजरिए से मैं चीजों को देखती हूँ, जरूरी नहीं है कि आप भी उसी नजरिए से देखो, राइट? तो हमारे सबके परसेप्शन अलग अलग है। देख, राइट? अगर मैंने येलो कलर का चश्मा पहन लिया और मैंने ब्लू कलर को देखा, तो वो मुझे क्या दिखाई देगा? ग्रीन दिखाई देगा। मुझे वो ब्लू नहीं दिखाई देगा। ओरिजिनली वो ब्लू है, लेकिन मैंने येलो कलर का चश्मा पहना है तो मुझे ग्रीन दिखाई देगा। किसी ने रेड कलर का चश्मा पहना है तो उसको पर्पल दिखाई देगा, लेकिन ब्लू नहीं दिखाई देगा। ब्लू को, चीजों को एज इट इज देखने के लिए हमें क्या करना है? जितने भी चश्मे हमने पहने हैं वो सबको निकालना है। वही तो, ये हम जो साधना करते हैं ना, हम जो मेडिटेशन करते हैं, वो साधना हमारी यही है कि हम चीजों को जैसी है वैसे देखें, सारे चश्मे हम लोग धीरे 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 करके निकालते जाएं। फिर जो जैसा है वो वैसा हमारे सामने प्रकट होगा। तो हमारी जो साधना है मेडिटेशन की, वही है सारे चश्मे निकालने की। ठीक है। तो देखिए कितना हमारे भाव जो रहते हैं पास्ट सिचुएशन से, वो भी डिक्टेट करते हैं कि हम प्रेजेंट में कैसे बिहेव करेंगे। हम सबका बैकग्राउंड अलग अलग है, हम सब अलग अलग तरीके से पले बड़े हैं, राइट? और हम लोगों ने अलग अलग मान्यताएं, बिलीफ सिस्टम डेवलप की है। तो इतनी सारी वैरायटी है, हम्म। इतनी सारी वैरायटी इसलिए है। आप काटे थे वो रखने था। हेलो। या इतनी सारी वैरायटी है लोगों के बीच में, देखने की, सोचने की, समझने की, महसूस करने की। सब लोग अलग अलग नजरिए से देखते हैं हर चीज को। तो इसीलिए क्या होता है कि फॉरगिवनेस इज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट केस, क्योंकि हम में वो कैपेबिलिटी है समझने के लिए कि वो सिचुएशन में उस इंसान ने इस तरह से रिएक्ट किया, क्यों किया, उसके पीछे की एक बहुत बड़ी कहानी हो सकती है जो पिछले कई जन्म तक जा सकती है। हम जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन की कोई बुक्स पढ़ते हैं या स्वाध्याय करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि ये इंसान आज जिस कार्मिक बंधन में है, उसका जो रूट कोज है वो किसी पास्ट लाइफ में है। अगर किसी हस्बैंड ने अपनी बीवी को बहुत मारा पीटा है पिछले जन्म में, तो आज वो रोल रिवर्स हो गए हैं, और वही
बीवी आज हस्बैंड बन गई है इस लाइफ टाइम में, और वो जो हस्बैंड था वो बीवी बन गया है, और वो मार खा रहा है, राइट? तो बहुत सारी चीजों से हमारा सबकॉन्शियस माइंड बनता है। बहुत अलग अलग रीजन होते हैं कि कौन किस तरह से किस चीज में कब क्या बिहेव करता है, हमें नहीं समझ में आता है, क्योंकि हमारे पे इतने सारे चश्मे लगे हुए हैं। बहुत सारे चश्मे लगे हैं, हम पे लगे हैं, सामने वाले इंसान पे लगे हैं। फॉरगिवनेस के लिए दो इंसान होते हैं, राइट, जिनको हमें फॉरगिव करना है, खुद को भी करना है, उनको भी करना है। तो वो इंसान पे भी इतने सारे चश्मे लगे हुए हैं, हमारे पे भी इतने सारे चश्मे लगे हुए हैं। क्या हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते ये चीज को मैं जैसे देख रही हूँ वो वैसे ही है? तो सामने वाले इंसान के लिए भी हम नहीं कह सकते कि वो जो इस तरह से देख रहा है वो गलत है। हम सही है ये हम नहीं कह सकते, तो सामने वाला गलत है वो हम कैसे कह सके, राइट? यहाँ पे देखिए ये एक पिक्चर चल रही है, उसमें आप कौन से एंगल से उस चीज को देख रहे हो उसके हिसाब से पूरा डायग्राम जो आकृति है वो चेंज हो रही है। अगर ये इंसान सामने की तरफ देख रहा है तो उसको वो गोल पीछे जो सर्कल दिख रहे हैं वो वैसे दिख रहा है, राइट? अगर कोई इंसान ऊपर से दिख रहा है तो उसको नीचे वो जो हार्ट वाला ग्राफ है वैसे दिख रहा है। अगर कोई सामने से दिख रहा है तो उसको अलग तरीके से ही देख रहे हैं। तो ये जो चीज है वो इंसान कहाँ पे खड़े होके किस तरह से दिख रहा है उसको अलग अलग चीजें दिख रही है। तो यहाँ पे तो सच्चाई तो ऑब्जेक्टिव रियलिटी तो कोई है ही नहीं। वो तो डिपेंड करता है कि हम किस नजरिए से देख रहे हैं। दो इंसान सेम चीज देख सकते हैं और दोनों को अलग अलग उसमें से सत्यता दिखाई देगी, रिलेटिव ट्रुथ। क्योंकि एक आंसर सही है और दूसरा गलत है ये तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि हम हमने जो चश्मे चढ़ाए हैं उसमें से हम लोग फिल्टर करके अपने आप को देख रहे हैं, सारी चीजों को देख रहे हैं। हमारे एक्सपीरियंस, हमारे जो पास्ट के अनुभव रहे हैं, हमारी बिलीफ सिस्टम, हम जिस बिलीफ सिस्टम के साथ बड़े हुए हैं, हमारे इमोशंस, हमारे भाव, इतने सारे फिल्टर्स हैं, उससे हम चीजों को देख रहे हैं। तो एक जैसे तो नहीं दिखाई देगी, राइट? वी डोंट सी थिंग्स एज दे आर, वी सी थिंग्स एज वी आर, है ना? मैंने जैसे कहा अगर मैंने येलो कलर का चश्मा पहना है तो मुझे ब्लू कलर नहीं दिखाई देगा, मुझे ग्रीन कलर दिखाई देगा, क्योंकि मैंने येलो पहना है चश्मा। तो हम जैसे हैं वैसे ही हमें हमेशा दुनिया दिखाई देती है। जो हमारे आसपास की जो दुनिया है वो एक्चुअली हमारा मन का प्रोजेक्शन है। हमारे मन में जो भाव चल रहे हैं ना, वही भाव दूसरे हमारे प्रति व्यक्त करते हैं। अगर मुझे मेरे लिए कुछ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, अगर मैं सोच रही हूँ मेरे मन में कुछ मेरे लिए कुछ धारणाएं हैं, तो बाहर के लोग बार बार आके मुझे वही चीज दोहराएंगे। अरे अगर मैं सोचूं कि मैं खूबसूरत नहीं हूं, तो बाहर वाले लोग आके मुझे बार बार बोल के जाएंगे तुम खूबसूरत नहीं हो। तो क्या वो उनकी गलती है? नहीं, मैं अपने बारे में ऐसा सोच रही हूँ कि मैं खूबसूरत नहीं हूं, इसीलिए वो दूसरे लोग आके मुझे कहते हैं कि मैं खूबसूरत नहीं हूं। अगर मैं आज से 100% ये मानना शुरू कर दूं कि मैं खूबसूरत हूं, तो देखिएगा कि कोई भी आके आपको नहीं बोलेगा कि आप खूबसूरत नहीं है। हर रोज कोई ना कोई आपको आके कॉम्प्लीमेंट दे के जाएगा कि आप बहुत खूबसूरत है। तो अगर मुझे कोई आके बोल के जा रहा है कि मैं खूबसूरत नहीं हूं, तो क्या मैं उस पे गुस्सा हूं और उसको फिर माफ ना करूं? ऐसा मुझे करना चाहिए कि मुझे ये देखना चाहिए कि अगर मेरे अंदर तो कुछ ऐसा नहीं है जिसकी वजह से वो आके मुझे ये कह रहा है। क्या सही में मैं अपने आप को खूबसूरत मानती हूँ? है ना? तो ये वही है कि वी डोंट सी थिंग्स एज दे आर, वी सी थिंग्स एज वी आर। जो जितनी भी बीमारियां हैं उसकी एटलीस्ट 80% बीमारियां, मैं तो बहुत कम नंबर बोल रही हूँ, 80 से ज्यादा ही होगी, 90 के आसपास होगी।
सारी बीमारियां मन से क्रिएट होती है, अवचेतन मन से। हमारे जो इमोशंस है ना, हमारा जो विचार है, हमारे भाव है, वो सारी बीमारियां क्रिएट करता है। बुढ़ापे में जनरली सबको नी पेन हो जाता है। क्यों होता है पता है? नी का सिग्निफिकेंस क्या है कि हम जीवन में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। हमारे साथ जीवन में जो हो रहा है अभी, उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मतलब ज्यादातर किसी को भी बूढ़ा होना पसंद नहीं है, राइट? ओल्ड एज में जाना नहीं पसंद है किसी को भी। अगर ऐसा 50-55 प्लस आ गए तो ऐसा लगता है बस अभी वो डर आ जाता है ना, डेथ का डर आ जाता है, जिंदगी खत्म होने का डर आ जाता है, लोगों को छोड़ने का, पीछे छोड़ने का डर आ जाता है। तो वो डर की वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ते, हमारे जीवन में एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से नी पेन होता है। बैक पेन होता है जनरली लेडीज को सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ज्यादातर लेडीज कमाती नहीं है और अभी माहौल ऐसा है, तो ऐसा फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी बहुत रहती है। ऐसा लगता है कि ये जो भी, मतलब अगर रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं है या कुछ भी, किसी भी रीजन से बचपन से कुछ ऐसा कहा गया है कि तुम डिपेंडेंट रहोगी हमेशा हस्बैंड पे फाइनेंस के लिए या ऐसे कुछ, तो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी भी लोअर बैक पेन क्रिएट करती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे जीवन में, जो हमारा अवचेतन मन कंट्रोल करता है, और बीमारियां खास करके। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमारे अवचेतन मन को चेंज करना है। अगर हमारे लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन है या चैलेंज है, तो हमें उसको चेंज करना है, हमारे चश्मे को बदलना है। दो चीज कर सकते हैं, या तो चश्मे बदल सकते हैं या चश्मे उतार सकते हैं। जिसने सारे चश्मे उतार लिए वो एनलाइटन हो गया, और जिसने चश्मे बदल दिए सिर्फ, तो उसकी लाइफ की सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, वो मैनिफेस्टेशन के और जाएगा। ठीक है, कुछ गलत या सही नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि अगर मैंने पीला कलर का चश्मा पहना है, मुझे ग्रीन दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे चाहिए कि मुझे पर्पल दिखाई दे, तो मुझे क्या करना है? सिर्फ चश्मा बदलना है। लेकिन मुझे अगर चाहिए कि मैं चीजों को जैसी है वैसे देखूं, तो मुझे कोई भी चश्मा नहीं पहनना है। ठीक है, तो पॉजिटिव अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, वो सब क्या है? एक तरह का चश्मा बदलना है। आप नेगेटिव चश्मा पहना है तो आप उसको चेंज करके पॉजिटिव चश्मा पहन लो। तो वैसे कर सकते हैं हम अपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को, उस तरह से भी चेंज कर सकते हैं अफर्मेशंस के साथ में, विजुअलाइजेशन के साथ में। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वापस से ट्रेन होता है। तो वो पुरानी चीजें होती है वो रिप्लेस होती है नई चीजों के साथ। तो अभी अनफॉरगिवनेस, अगर हम क्षमा नहीं करते तो क्या होता है? तो मैंने जैसे कहा कि हमारा जो चेतन मन है वो स्टोर हाउस है इमोशंस का, सबका। तो अगर उसमें नेगेटिव इमोशंस रहेंगे तो क्या होगा? वो क्रॉनिक डिजीज में कन्वर्ट होगा। डायबिटीज, आर्थराइटिस, कार्डियक डिजीज, जो भी, अस्थमा, वो सब, वो सारी चीजें हमारे अवचेतन मन से आएंगी, क्रॉनिक डिजीज आएंगे, क्योंकि हमने वो सारे इमोशंस हमारे अंदर रखे हैं, तो वो ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। और हमारा मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, साइकोसोमैटिक है हमारा शरीर, है ना? आपने देखा होगा कि आपने सपने में कभी सपने में आप सपना देख रहे हो और सपने में आप गिर गए, तो आपके साथ ऐसा होता है कि आप पलंग में बैठे हो और आपने झटका लिया? हुआ है? क्यों हुआ है? आप थोड़ी ना रियल में गिरे थे, आप तो सपने में गिरे थे, लेकिन आपके शरीर को नहीं पता है ना कि वो सपना है या हकीकत। तो शरीर रिएक्ट करता है। तो जब हम बार बार कुछ रिप्ले करते हैं हमारे मन में, अरे उसने ऐसा कर दिया, अरे उसने ऐसा कह दिया, मुझे मुझे बहुत बुरा लगा, कह दिया था उसने, उस टाइम पे कह दिया था, फिर आप और 1-2 साल, 3 साल, 4 साल वही हम लोग घुमाते हैं ना, हम लोग वही टेप घुमाते रहते हैं
कि उसने ऐसा कर दिया, ऐसा कह दिया, मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। तो वो क्या हो गया, ग्रज आ गया उसके खिलाफ, उस व्यक्ति के खिलाफ, वो मन में रह गया। अभी वो हम लोग और स्ट्रांग करते जाते हैं, रिप्ले कर करके और स्ट्रांग, और स्ट्रांग स्ट्रांग। तो फिर वो क्या होता है, बॉडी में रिफ्लेक्ट होता है डिजीज के फॉर्म में। ठीक है। फिर हमारी मेंटल हेल्थ का, कितने सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज आजकल आ रहे हैं ना, वो भी इमोशनली है ना, इमोशंस के साथ जुड़े हुए हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज भी। फिर रिलेशनशिप्स हमारी सफर करती है क्योंकि हम फॉरगिव नहीं कर पाते हैं, तो वो इंसान के साथ हमारा रिलेशन कड़वा हो जाता है। या ऊपर ऊपर से दिखावे के लिए मीठा रहेगा, लेकिन अंदर से बहुत सारी चीजें हमारे अंदर चलती रहती है, तो रिलेशनशिप खराब होती है। फिजिकल हेल्थ तो मैंने जैसे कहा वैसे। और सबसे जरूरी, हमारी शांति चली जाती है, हम लोग शांत नहीं रह पाते हैं ना। वो बहुत क्लीशे एग्जाम्पल है, लेकिन अगर एक ईंट को आपने 1 मिनट तक पकड़ा तो ठीक है, आप पकड़ सकते हो 2 मिनट, लेकिन आधे घंटे के बाद वो ईंट को तकलीफ होती है या आपके हाथ को तकलीफ होती है? हमें तकलीफ होती है ना। तो बस वैसे ही है, अगर हम किसी को फॉरगिव नहीं कर पाते तो उसकी वजह से जो इमोशंस और वो सब जो रहता है, वो हमें ही तकलीफ देगा, हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारी शांति चली जाएगी, हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, हमारा शरीर खराब हो जाएगा। और ये सारी चीजें क्योंकि हमारे मन से आती है, इसलिए। तो जब हम फॉरगिव करते हैं तो क्या होता है, पहले तो जो हमारे हॉर्मोन्स रहते हैं ना, स्ट्रेस वाले जो हॉर्मोन्स रहते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। कॉर्टिजोल करके जो स्ट्रेस हार्मोन है वो रिड्यूस हो जाते हैं। और फिर जो अच्छे वाले हार्मोन होते हैं वो बॉडी में रिलीज होते हैं। ठीक है। जब हम किसी को भी फॉरगिव करते हैं, क्योंकि फॉरगिव करते हैं तो एक खुशी आती है अंदर मन में, एक लाइटनेस आती है, तो वो उसकी वजह से बॉडी में अच्छे वाले हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। तो हार्मोनल हेल्थ, खास करके लेडीज में बहुत सारे इश्यूज रहते हैं हार्मोनल हेल्थ को रिलेटेड। और वो सारी चीजें देखिए, यहाँ पे हमारा थायराइड, विशुद्धि चक्र, जो चीजें हमें कहनी चाहिए थी वो नहीं कही, जहाँ पे जिस तरह से, फिर हम लोगों ने मन में उसको गोट गोट के यहाँ पे ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दिए, तो थायराइड का प्रॉब्लम हो गया, हॉर्मोन्स का प्रॉब्लम हो गया। ठीक है। तो फिर क्या होता है, एक बार आपने फॉरगिव किया, आपको बहुत अच्छा लगा, तो ये एडिक्शंस जैसा रहता है, एडिक्शन क्रिएट होता है ना। कैसे होता है, आपने पहली बार कोई चीज करी, ठीक है, बहुत अच्छा लगा क्योंकि बॉडी में उसने हैप्पीनेस हार्मोन रिलीज किए, आपको बहुत अच्छा लगा, तो ब्रेन को भी अच्छा लगता है, ब्रेन के भी कुछ सेंटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर वो आपको एनकरेज करता है कि आप सेम चीज दूसरी बार करो। सिर्फ पहला जो स्टेप है ना, जब चलते हैं हम, चलना सीखते हैं, तो क्या पहले 1-2 स्टेप ही थोड़े डिफिकल्ट रहते हैं, राइट? फिर तो ट्रेन हो जाता है, फिर तो आप ऐसे ही चलने लगते हो। तो ये भी ऐसा ही है फॉरगिवनेस का, कि पहले 1-2 स्टेप किया आपने, जब बच्चा चलता है 1-2 स्टेप चलता है तो हम एनकरेज करते हैं उनको, अरे वाह बहुत अच्छा किया, ताली बजाते हैं, तो उसको भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मैंने तो कुछ अच्छा अचीव कर दिया, तो वो और एनकरेज होता है। तो वैसे ही ब्रेन है ना, हमें रिवॉर्ड देता है बाय रिलीजिंग गुड हॉर्मोन्स, तो हमें अच्छा लगता है, तो वो हमें दूसरी बार करने के लिए एनकरेज करता है। तो ऐसे 2-3 बार शुरू में एफर्ट्स करने पड़ते हैं हम लोग, लेकिन फिर वो एक आदत बन जाती है, एक लूप बन जाती है, तो वो फॉरगिवनेस फिर इजीली होने लगती है। शुरू में मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर इजीली होने लगती है। तो अभी फॉरगिवनेस हम लोग कैसे लाए हमारे जीवन में, तो जर्नलिंग कर सकते हैं। अब रात को सोते समय जर्नलिंग करके लिखे कि आज आपने क्या महसूस किया, किस चीज के बारे में, या कोई इंसिडेंट है जिसको आप भुला नहीं सकते या जिसके लिए आपको फॉरगिवनेस करना जरूरी है, तो वो इंसिडेंट के बारे में लिख सकते हैं। आप सारे इमोशंस लिख सकते हैं कि मुझे ऐसा महसूस हुआ, मुझे ये कहना चाहिए था, वो कहना चाहिए था, जो भी दिन में आ रहा है आप कर सकते हैं जर्नलिंग।
ठीक है, उससे होता है। फिर जो रिसेंटमेंट हमारे मन में रह गया है, जो ग्रज रह गया है ना, एक कड़वाहट रह गई है, वो कड़वाहट पे आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि क्या इमोशनल ट्रिगर्स है जिसकी वजह से ये होता है। तो जनरली जर्नलिंग बहुत अच्छा रास्ता रास्ता है जिसमें हम अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस कर सकते हैं। उस इंसान को नजर रख के सामने रखते हुए उसको जो भी हम कह नहीं सके वो कह सकते हैं जर्नलिंग के द्वारा। तो वो सारी एक भड़ास बाहर निकाल सकते हैं। हमें दबाना ही नहीं है, देखो ऐसा नहीं करना है कि फॉरगिव करके हमें कोई हीरो या हीरोइन बनना है। ठीक है, जो भड़ास है वो उसे निकालनी है, उसको छुपानी नहीं है, नहीं तो वो तो बाईपास हो जाता है, उसको स्पिरिचुअल बाईपास कहते हैं, वो नहीं करना है। जो भड़ास है वो निकालनी है, लेकिन वो हम कुछ लेटर के द्वारा निकाल सकते हैं, कुछ जर्नलिंग के द्वारा निकाल सकते हैं, या कोई एक पिलो को नजर सामने रख के वो पिलो को वो इंसान मान के भड़ास निकाल सकते हैं। इमेजिन करें कि वो इंसान खड़ा है, फिर जो भी गाली मारनी है, जो भी मारना है, जितना भी मारना है वो मार सकते हैं पिलो को, है ना, जो भी चिल्लाना है तो वो सब कर सकते हैं हम। तो जो इमोशंस है उसको दबाना नहीं है। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि हमें हमारे इमोशंस को दबाना है, वो नहीं है। फॉरगिवनेस का मतलब ये भी नहीं है कि आप जाके वो इंसान के बेस्ट फ्रेंड बन जाओ, ऐसा भी नहीं है। फॉरगिवनेस में आपको पता है कि ये इंसान आपको हमेशा हर्ट करता है, तो एक बाउंड्री क्रिएट करनी है कि वो इंसान उससे आगे ना आए, उसको साफ साफ सही सही शब्दों में समझाना भी है। लेकिन वो जो हुआ उसके साथ उसकी याद नहीं बना के रखनी है, उसकी जो नेगेटिव जो क्या कहते हैं, जो शैडो है उसका, उसको मन में हमें नहीं पाना है। ठीक है, तो आई होप कि वो क्लियर हो कि हमें ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा बन जाना है। हमारे थॉट्स को ऑब्जर्व करना है, दिन में थोड़ी थोड़ी देर के बाद पूछना है कि मैं क्या सोच रही हूँ, इज इट हेल्पफुल। नेगेटिव थॉट्स है, किसके बारे में ग्रज है, क्यों मैं नहीं कर सकती, है ना। तो थोड़ी देर के बाद आप जैसे ही अकेले हो, कुछ काम नहीं है, तो आप पूछ सकते हैं कि मैं क्या सोच रही हूँ। तो वो अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं हमारे थॉट्स के प्रति। तो मेडिटेशन हम जैसे ही करते हैं ना, तो धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ती है, धीरे धीरे हमें समझ में आता है कि हमारे थॉट्स क्या है। तो पूरे दिन हमें ये करना है, अगर कुछ आया, किसी के प्रति भी कोई खराब भाव आया मन में, तो उसे माफ करना है, खुद को माफ करना है और उसको भी माफ करना है। ठीक है, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा, ये ऐसा नहीं है कि वो इंसान को हमें कहना नहीं है, अगर उसने हर्ट किया है तो ऑफकोर्स हमें कहना है उसके कि आपकी इन बातों से मुझे हर्ट हुआ। लेकिन शायद हम चीखने चिल्लाने से या गुस्से की जगह पे प्यार से भी समझा सकते हैं वही चीज, राइट, और उसको फॉरगिव भी कर सकते हैं, फिर उस और हमारा बाउंड्री भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज, फॉरगिवनेस के लिए, अगर आपको जर्नल नहीं लिखनी है और ऐसा लगता है कि जर्नल लिखेंगे तो किसी के हाथ में आ जाएगी, तो ऐसा, तो आप एक लेटर लिख सकते हैं। लेटर में जितना गाली देना है, जितना कोसना है, जितना करना है, वो सब लेटर में लिखिए वो इंसान के लिए। फिर वो लेटर को जला दीजिए और वो एशेस जो है वो टॉयलेट में फ्लश कर दीजिए, पानी में जाने दीजिए उसको। आप देखेंगे कि आपको तुरंत फायदा, तुरंत मतलब इंस्टेंट रिलीज मिलेगा। और ऐसा 2-3 बार लिखेंगे ना वो इंसान के लिए लेटर, तो चौथी बार तो वो चीजें याद भी नहीं आएगी, अगर याद आएगी तो आपको किसी भी तरह से परेशान भी नहीं करेगी। आप 3-4 बार ऐसे लिखोगे लेटर, मतलब डिपेंडिंग अपन कितना उसका इम्पैक्ट है आपकी लाइफ में। जनरली 3-4 बार ऑन एन एवरेज लिखा और जला दिया ऐसा लेटर लिख के, तो भी हो जाता है। ठीक है, तो जर्नलिंग है और कम्युनिकेशन है। फिर मैंने जैसे कहा कि अलग अलग वेज है, आपको एक रूम में बंद करके वो इंसान को करके फिर चीखे चिल्लाए, जो भी है,
भावनाओं को मत दबाए, भावनाओं को पहले बहने दे और फिर फॉरगिव करें। ठीक है, हमें पता है क्या हो गया, हम लोगों ने अभी देखा, ये वापस से वही काइंड ऑफ रिपीटेशन है कि हमारी खुशी बढ़ेगी, हमारा स्ट्रेस कम होगा, हमें मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, हमारे नंबर ऑफ थॉट्स कम हो जाएंगे, नेगेटिव थॉट्स कम हो जाएंगे, रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाएंगी। अगर वो इंसान को हम प्यार से समझा रहे हैं और अगर वो इंसान को हम कहते हैं कि ये मेरी बाउंड्री है, इसके बियॉन्ड तुम नहीं जा सकते, इसके बियॉन्ड तुम मुझे नहीं कुछ कह सकते, तो वो इंसान को भी अपनी हद समझ में आएगी। वो भी, द थिंग इज दैट कि हम अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो दूसरा भी नहीं करेगा। जब आप ये बाउंड्री सिलेक्ट करते हो, जब हम ये बाउंड्री सेट करते हैं, तो दूसरे इंसान को समझ में आता है कि नहीं, ये इंसान खुद को रिस्पेक्ट करता है इसलिए उसने ये बाउंड्री क्रिएट की है। तो वो इंसान 2 बार सोचेगा वो बाउंड्री को क्रॉस करने के लिए। तो उसके मन में भी आपके प्रति एक रिस्पेक्ट आएगा, क्योंकि आपने अपने आप को रिस्पेक्ट किया, आपने एक बाउंड्री क्रिएट की, तो वो इंसान भी आपको रिस्पेक्ट करना शुरू करेगा और ट्रस्ट भी बढ़ेगा। अगर आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड अच्छे तरीके से बातें करते हो तो उनको समझ में आएगा कि इंसान को मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। 2 बातें नहीं करते कि ऊपर कुछ और है अंदर कुछ और है, ऐसा नहीं। राइट, अंडरस्टैंडिंग एक क्रिएट होगी, एक समझदारी आएगी, मैच्योरिटी आएगी रिलेशनशिप में। तो ये फॉरगिवनेस से क्या हो रहा है, हमारे चश्मे हम लोग धीरे धीरे उतार रहे हैं, फिर चीजों को हम जैसे है वैसा देखने की हमारी जो क्षमता है वो हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इससे हमारा फ्यूचर कैसा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। राइट, आप देखिए अगर मन में कोई विचार ना हो तो कितनी शांति लग रही है, अदरवाइज कितना शोर लगता है। मतलब बाहर कितनी भी शांति हो लेकिन आपको शांति का एहसास होता है अगर मन में इतने विचार चलते हैं तो? नहीं होता है। मन का शोर बहुत परेशान करता है। फिर बाहर कितनी भी आवाज हो लेकिन आपके मन में शांति होगी तो आप शांति ही रहोगे, चाहे कितना भी शोर क्यों ना हो बाहर। तो वही है कि फॉरगिवनेस की वजह से क्या होता है कि हमारे जो पास्ट के जो दुख दर्द है उससे हम आजादी लेते हैं, खुद को भी माफ करते हैं ना। कभी बहुत सारी चीजों में ऐसा भी होता है कि दूसरे इंसान नहीं इन्वॉल्व होते हैं, हमें खुद पे ही खुद को गुस्सा आता है बहुत सारा कि अरे मैंने ऐसा क्यों कर दिया, अरे ऐसे मैंने क्यों कह दिया उस इंसान को, है ना। खुद को भी बहुत हम लोग ऐसे जज करते हैं, दूसरों को तो करते ही लेकिन खुद को भी करते हैं। तो वो भी एक बहुत गिल्ट रहती है, एक बहुत शर्म रहती है, तो वो भी सारे नेगेटिव इमोशंस है जो ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है। तो खुद को भी हम लोग माफ कर सकते हैं। अभी ये खुद के लिए है सेल्फ लव, कि हाँ मैंने मिस्टेक की, अक्नॉलेज करो, कुछ भी है तो अक्नॉलेज करो कि हाँ मैंने इस तरह से कहना कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, मैंने मिस्टेक की। खुद के प्रति करुणा भाव, कि कहते हैं ना कि सबके प्रति दया भाव रखो, करुणा भाव रखो, तो सब में हम भी आ गए। तो खुद से ही बात करके खुद को करुणा भाव दिखाओ, दैट्स इट्स ओके। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, हम दूसरों को कहते हैं ना, छोटे बच्चों को कहते हैं जब वो मिस्टेक करते हैं तो क्या कहते हैं हम लोग, इट्स ओके, होता है, हम सब इंसान है, इंसान से ही गलतियां होती है ना। तो हम लोग खुद को ये नहीं कहते हैं, हम खुद की मिस्टेक पे ये नहीं कहते हैं और खुद की मिस्टेक पे बहुत हार्श हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। खुद को भी कहना है कि हाँ ठीक है, इंसान है, गलती हो रही है, हम सीख रहे हैं, नेक्स्ट टाइम और ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट टाइम नहीं कर होने देंगे। तो वैसे खुद को भी दिलासा देके खुद को भी करुणा दिखानी है, खुद को भी प्यार दिखाना है। ठीक है, तो खुद को माफ करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मिस्टेक्स जो भी हुई उससे हमें सीखना है और उससे हमें आगे बढ़ना है, हमारा ग्रोथ करना है।
तो जो भी गलतियां हुई उसमें क्या है, क्या सीखने लायक है, वो रिफ्लेक्शन करना है, उसका चिंतन करना, उसका मनन करना और उससे आगे बढ़ना है। रिग्रेट नहीं होना चाहिए, गिल्ट नहीं होना चाहिए। बहुत लो लेवल इमोशंस है, बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, रिग्रेट ना होना, गिल्ट ना होना मतलब ऐसा नहीं कि दूसरी बार वही मिस्टेक करना। रिग्रेट नहीं पालना, गिल्ट नहीं पालना मतलब मिस्टेक से लर्न करना, खुद को प्यार करना, खुद के प्रति करुणा भाव रखना, और वो मिस्टेक दूसरी बार ना हो उसकी अवेयरनेस रखना। ठीक है, लेकिन नेगेटिव इमोशंस में नहीं जाना। ठीक है, तो ये यही है, ये यहाँ पे एक कोटेशन है निसर्गदत्त महाराज का कि मैं, मेरे दिमाग में जो भी थॉट्स चल रहे हैं, अगर सिर्फ उसको इंटरप्रेट करूं, अगर मैं देखूं कि मैं ये क्या सोच रही हूँ, तो भी मैं खुश या नाखुश रहेगी। राइट, अगर विचार चल रहे चल रहे चल रहे, उसका काम करे, मैं मेरा काम कर रही हूँ, मुझे नहीं पता वो क्या चल रहे हैं, तो खुश या दुखी होने का कोई सवाल है? नहीं। खुश और दुखी कब होते हैं? अरे मैंने ऐसा, कितना इतना वाहियात विचार मेरे दिमाग में आया ही कैसे, ऐसा क्यों हो गया, दुखी हो गए, है ना। और बहुत अच्छा आ गया तो अरे वाह क्या बढ़िया विचार आ गया, खुश हो गए। ठीक है, तो जब हम हमारे विचारों को इंटरप्रेट करते हैं तभी हम खुश होते हैं या दुखी होते हैं। जब तक हमारा दिमाग नहीं चलता है तो हम कोई इंटरप्रिटेशन नहीं करते हैं, तो सवाल ही नहीं है दुखी होने का या सुखी होने का। तो हम जिसको भी खुशी या दुख, पाप या पुण्य, स्वर्ग या नर्क, जो भी हम मानते हैं वो क्या है एक्चुअली, वो वर्ड्स के मीनिंग पे डिपेंड करता है। और वर्ड्स क्या है एक्चुअली, एक थॉट ही है ना। वर्ड्स क्या है, शब्द क्या है, थॉट को मैं एक शब्द के रूप में बोल रही हूँ, है ना। तो शब्द क्या है एक्चुअली, थॉट है, और थॉट कहाँ पे है, माइंड में, अवचेतन मन में। ठीक है, तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। मैम मैम बहुत ही नेगेटिव थॉट कैसे जाते हैं? क्या, सॉरी, नेगेटिव थॉट्स कैसे जाते हैं मैम? बार बार आते रहते हैं। हाँ, वो आपको उसके प्रति अवेयर होना पड़ेगा। आवाज नहीं। नेगेटिव थॉट्स जब भी आए तो आपको उसके प्रति अवेयर होना पड़ेगा कि मेरे दिमाग में ये थॉट चल रहा है, और फिर उसको आप पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो उसको सिर्फ देखिए, उसके साथ एसोसिएट ना हो, मतलब आया विचार गया, उसको इंटरप्रेट ना करें। इंटरप्रेट करेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि ये नेगेटिव है और मुझे दुख दे रहा है। आप सिर्फ विचारों को देखे एज इट इज, कोई भी चश्मा लगाए बिना, तो वो चले जाएंगे, फिर वो वापस कभी नहीं आएंगे। ठीक है, तो या तो ओके आप मैम। भाव देना बंद कर दें अपने नेगेटिव विचारों को, या जो दूसरा तरीका है, आप अफर्मेशंस के द्वारा जो भी नेगेटिव चीजें हैं उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। ओके मैम। ठीक है, ओके। और किसी का कोई प्रश्न है? मैम बहुत ही अच्छा सेशन है, ऐसा लग रहा है कि आप बोलते जाए और हम लोग सुनते रहे। आई बहुत होप समझने, कुछ मैंने सब समझ में सब आया होगा। हाँ, राइट मैम, इतना अंडरस्टैंडिंग है, मतलब ये सब अगर समझ जाए तो पूरी लाइफ चेंज हो जाए। हाँ। लेकिन ये जर्नी है, मतलब इसमें भी ऐसे उतार चढ़ाव आते रहेंगे, तो राइट। इट्स फाइन। नमस्ते मैम। अच्छा नमस्ते। लगा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू अरुंधति जी, थैंक यू सो मच।
मैंने मैम थोड़ा आपका ज्यादा वक्त ले लिया, वक्त का मुझे नहीं मैम ख्याल ठीक नहीं है, नहीं, कोई मैम प्रॉब्लम आप नहीं कहाँ है। से हो? हाँ आप कहाँ से हो? मैं पुणे से हूँ। अच्छा, तो आप गुजराती हो? हाँ, मैं गुजराती हूँ। अच्छा, आपके सरनेम से लगता है ऐसा कि हाँ, गुजराती। ये भी आइडेंटिटी है मन की, और एक चश्मा है। बहुत बहुत अच्छा सेशन था आज का। हाँ, मैम, धन्यवाद। थैंक यू। मैम नमस्कार मैम। नमस्ते। हमारा चार। मन है ना? नमस्कार मैम। नमस्कार। मैं शकुंतला बिंजोला। बहुत अच्छा सेशन था थैंक यू। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि एक दिन की कक्षा में तो हम जैसे जो कहते हैं ना पकड़ के बैठे हुए हैं काफी सालों से। हाँ, एक ही सेशन में तो ये जाने वाला नहीं है। आप जैसी मैडम अगर बीच में आती रहेंगी और हमें थोड़ा झंझोड़ती रहेंगी तो शायद हम भी थोड़ा सा इसमें अपने आप श्योर की श्योर। पकड़ को ढीला कर पाए। श्योर श्योर, मैं कह रही हूँ कि ये बहुत जर्नी है, छोटी सी शुरुआत करनी है। पहला, सबसे पहला जो आपका बहुत सालों से है, आपने जैसे कहा बहुत सारी चीजें, आप कल उठ के एक काम करें, सुबह उठ के थोड़ा एक लेटर लिखिए उस इंसान के प्रति, या जो भी वाकया हुआ, जो भी हुआ उसके प्रति, जो भी आपको याद है। पता है, याद भी एक चीज की, एक इंसिडेंट की याद, अगर उसमें दो तीन इंसान इन्वॉल्व है ना, तो दोनों तीनों की यादें अलग अलग होगी सेम इंसिडेंट की। जी जी। आपके हिसाब से कुछ अलग हुआ होगा, उनके हिसाब से कुछ अलग हुआ होगा। तो तीन अगर इंसान है एक ही सिचुएशन में, तीनों की यादें अलग अलग है, क्योंकि उस वक्त पे तीनों के भाव अलग अलग थे, उस वक्त पे तीनों के विचार अलग अलग थे, तीनों के चश्मे अलग अलग थे, इसलिए तीनों की यादें भी अलग अलग थी। मैम ठीक है, सबका आप नजरिया अपनी अपना। याद के हिसाब से एक लेटर लिखे और फिर वो लेटर को जला दीजिए। लेटर जी लिखते मैम। समय रोना है तो रो लीजिए, जो भी है करे, एक हफ्ते तक करिए, सिर्फ एक एक वाक्या लेके, जब तक आपको नहीं लगता है कि वो उसकी जो इम्पैक्ट थी ना, उसकी पकड़ आप पे एकदम ढीली हो गई है, तब तक आप लिखते रहिए। जी मैम। ठीक है, अगर आपको ये जी ठीक लग रहा है तो आप ऐसा कीजिए, या तो सिर्फ मन से खुद को माफ कीजिए और इंसान को माफ कीजिए, आपको जिस तरह से करना है। ठीक है, आपको जी जिस मैम। तरह से ठीक लग रहा है आप उस तरह से कीजिए, कि मेडिटेशन के समय, मेडिटेशन खत्म होने के बाद आप माफ करें कि मैं माफ करती हूँ करके, तो तब आप हाई एनर्जी रहती है ना, तो हाई एनर्जी में हम जो शब्द बोलते हैं ना, वो शब्द में एनर्जी ज्यादा रहती है, तो वो जो एक्ट होता है ना, वो एक्ट वो फलीभूत होने लगता है। मैम आप पता कहते नहीं, हैं तो मुझे मैं माफ कर दूं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसे व्यक्ति ने कहीं जब कभी कुछ ज्यादा हो जाता है तो चलो माफ किया। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। नहीं कर सकते। नहीं छोड़ सकते, उनके साथ रहना भी है। हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते, हम्म, हमें अपने आप को चेंज करना है। हम्म। ये अवेयरनेस है लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं, ये कमी है। बराबर है, सही बात है, वो डिफिकल्टी है, बहुत डिफिकल्ट है। मैं मना ही नहीं करती हूँ कि ये इजी है, इसीलिए मैं कह रही हूँ एक छोटी सी शुरुआत करें, सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत। अगर बहुत पुराना भी नहीं जाना है, एक दो महीने पुराना है कुछ, तो उससे शुरुआत करें। मैंने कहा ना कि आप एक बार करेंगे, आपको इतना अच्छा लगेगा कि वो आपको ही मोटिवेट करेगा कि आप दूसरी बार करें। जी मैम। क्या एक छोटा सा, है ना, मतलब संकल्प वैसे तो कम लेने चाहिए, लेकिन अगर आपको ऐसे खुद पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो आप एक संकल्प लेके करें कि मैं 21 दिन तक रोज लिख के माफ करूंगी किसी ना किसी को, गुड। है ना, ऐसा भी कर सकते हैं। जी हम मैम। अपन ध्यान में जो संकल्प लेते हैं वो क्या सबकॉन्शियस में जाता है? हाँ,
वो एक्चुअली ट्रेनिंग है सबकॉन्शियस माइंड की, राइट। वो ट्रेनिंग है। हर चीज जो है ना हम करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। अगर हम छोड़ रहे हैं किसी चीज को, वो भी हम माइंड से छोड़ रहे हैं, किसी चीज को अपना रहे हैं तो वो भी माइंड से जा। तो एनलाइटनमेंट का और हम केवल ज्ञान मोक्ष, उसका मतलब ही, मुक्ति का मतलब ही है कि मन से मुक्ति। तब तक हम मन में ही घिरे हुए हैं, जब तक मुक्ति नहीं है तब तक सारा काम मन पे ही होता है। मैडम टोटली हमारा माइंड हमारा विचार में है। हाँ, आप पहले पूछे ना मैडम क्वेश्चन, माइंड हमारा माइंड विचार किधर कहाँ है? पे है, लेकिन विचार कहाँ पे है? विचार कहाँ पे? हम बाहर अपन जो इंद्रियां अपनी देखती है, उनको देख देख के अपने दिमाग में एक जो इम्पैक्ट होता है उसके हिसाब से विचार क्रिएट होते हैं। तो अपना एनवायरनमेंट ही अपन को क्रिएट करता है, राइट। यस। तो वो मैंने जैसे कहा ना कि 7 साल तक हमारा माइंड बन जाता है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट है चारों तरफ। इन्वायरमेंट से कंडीशनिंग होती है ना। अभी वही है ना, वो मूवी भी आई थी बीच में विकी कौशल की, कि उसकी जो पैदाइशी थी वो शायद मुस्लिम परिवार की थी, लेकिन उसको एक अडॉप्ट किया था एक हिंदू परिवार ने, पंडित परिवार ने। तो वो जो पला बड़ा वो पूरा हिंदू की तरफ है, उसकी सारी आदतें और वो सब। वो जन्म से था मुस्लिम, लेकिन वो पला बड़ा हिंदू की तरह, तो उसकी सारी आदतें और वो सब 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 हिंदू। ठीक है, तो ये उसी की तरह है ना, क्योंकि आपका माइंड ही उसी तरह से हुआ है। तो उसकी आइडेंटिटी, उसके नाम से लेके उसका खाना पीना रहना सहना सब कुछ वो उसके एनवायरनमेंट से क्रिएट हुआ। मैम मेरी एक 2 साल से मेरी एक फ्रेंड के साथ मेरा रिलेशन इतना खराब हो गया, सिर्फ एक झगड़ा हुआ उस बात को खाली पकड़ के रखने के चक्कर में। हाँ। फिर मैंने ये सोचा कि ये मैं क्या कर रही हूँ, मतलब 2 years इतना लंबा खींचा। और फिर जिस दिन सोचा ना कि नहीं मेरे को ऐसा नहीं करना है, मैं सच बोल रही हूँ मैम, दूसरे दिन ही सारा रिलेशन ठीक हो गया। मैं मतलब इतना पीस आ गया दिमाग में, सब कुछ एकदम नॉर्मल सा फील होने लगा, इतना हैप्पी माइंड हो गया। मतलब आज 4 days पहले की बात कर रही हूँ, और आज आप ये टॉपिक लिए तो मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि हाँ, मतलब कि मैं एकदम रिलेट कर पा रही हूँ। जैसा जैसा आप बोले वैसा वैसा ही हुआ। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माफी, मतलब देखिए ना, एक मतलब अगर चाहो तो सिर्फ एक पल का ही काम है। राइट मैम, और मैंने चाहो, आपने देखती हूँ सिर्फ एक ही पल में किया, जो किया एक आपने ही एक ही पल में पल में, मैम। वन एक ही डे मैंने पल में उनको बोला किया। कि आज 2 दिन में अगर मैं हाँ, नहीं कर पाई ना, तो मैं अब तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगी, लेकिन मैं रोज का फाइट नहीं करूंगी। और हाँ, दूसरे दिन से ही सारा चेंज हो गया, पूरा माइंडसेट चेंज हो गया मैम। वही मैं बोल रही हूँ, सिर्फ एक ही पल चाहिए, एक ही और पल। साल भर बर्बाद हो गए, मतलब कि सिर्फ फाइट और मेंटल स्ट्रेस इस सब में। एक एक्चुअली माफी मांगना देना अगर सच्चे दिल से किया तो सिर्फ एक ही पल का काम है। राइट लेकिन हम लोग नहीं कर पाते, इसलिए थोड़ा वो प्रैक्टिस करना पड़ता है, जब तक हम लोग वो वहां तक ना पहुंचे। किसी किसी चीज में बहुत एक पल में हो जाता है, किसी चीज में वक्त लगता है। मैडम हम लोग माफ कर देंगे, और अपोजिट लोग नहीं करने से, उन लोग माफी नहीं लेने से उन लोग वही हम पकड़ के लोगों को बैठोगे उनका तो कुछ देखना ही नहीं है, हमें सिर्फ अपना ही देखना है। अपना ये ही पूरी देखना। ये अच्छा, पूरी ये पूरी यात्रा है ना, खुद की ही है, दूसरों की नहीं है। खुद की। अच्छा दूसरों के ओके। साथ कुछ लेना देना नहीं है अपना। हमें अपना माइंड प्योर रखना है। दूसरे हमें माफ करे कि ना करे उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो हमें माफ नहीं करेंगे, हमने उनको माफ कर दिया, हमारी लाइफ में कोई चेंज आने वाला है उसके? हम नहीं माफ करेंगे तो हम शांति में नहीं रहेंगे, राइट? अभी हमने माफ कर दिया, हम शांति में आ गए। उन्होंने हमें माफ नहीं किया तो उससे हमारी शांति भंग होने वाली है? नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी नहीं, उनको माफ कर दिया है। वो हमारा अभी शांति हमारे उनका, पास रहेगा। अभी वो उनको है कि उनको माफ करना है कि नहीं करना है। मैम आप जो एग्जांपल दिए, ईंट को पकड़ के छोड़ दिए, मैंने तो छोड़ दिया, तो मेरे हाथ हाँ, में तो दर्द नहीं होगा ना। हाँ, हाँ, अभी अब दूसरे उसको ने होगा पकड़ी होगा। है तो वो उसको राइट होगा। राइट हाँ, ऐसा। राइट।
सोनिया मैम, आप कुछ बोलना चाहते हैं? आपका हैंड रेज है। जी मैम। यस मैम। आज का सेशन मोनिका मैम बहुत अच्छा था। थैंक बहुत यू। अच्छा। तो मोनिका मैम, थोड़ा आप मैनिफेस्टेशन के बारे में मुझे बताएंगे? मैनिफेस्टेशन के बारे में? जी मैम। हाँ, तो मैनिफेस्टेशन वही है ना कि हमारे माइंड में जो भी, क्योंकि थॉट्स क्या है एक्चुअली, वेवलेंथ है, वेव्स है, एनर्जी है ना। एवरीथिंग जो भी पूरे यूनिवर्स में है वो सब एनर्जी है। आप एनर्जी, मैं एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी, राइट। थॉट्स भी एनर्जी फॉर्म में है। तो वो क्या होता है कि हमारे जो थॉट्स रहते हैं ना वो बाहर प्रोजेक्ट होते हैं। तो आपने ऐसा, अभी मैं एग्जांपल देती हूँ, ये एग्जांपल मैंने 2 दिन पहले ही सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। जब हम लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम में जाते हैं, ठीक है, आप किसी एक पोस्ट को लाइक करते हैं, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम का फीड क्या होता है, फिर उसी तरह का होता है। आपने एक रेसिपी को लाइक राइट। किया, तो एक दूसरे दिन रेसिपी। आपको और 10 रेसिपी आ जाती है रिलेटेड आता जाता है आगे आगे। हाँ है जी। ना। तो इसी तरह से मैनिफेस्टेशन काम करता है कि आपने किसी एक चीज को पकड़ा, किसी एक विचार को पकड़ा, तो अभी उसके रिलेटेड वो 10 चीजें आपको देगा। पॉजिटिव विचार को पकड़ा, पॉजिटिव देगा। नेगेटिव विचार को पकड़ा, नेगेटिव देगा। सिंपल। फेसबुक और इंस्टाग्राम है यूनिवर्स का भी। हम जस्ट लाइक एआई। हाँ, जस्ट लाइक। तो एक्चुअली एआई और वो सब क्या है, वो एक्चुअली हमारा सबकॉन्शियस माइंड जिस तरह से काम करता है उसी तरह से एआई उसी को को। भी बनाया है, सिर्फ उसमें अभी राइट। इमोशंस, बाकी उसको भी ट्रेन करना पड़ता है। अभी आपको जब बोला कि ये कलर पिंक है, ये कलर रेड है, तो आपको पहली बार बोला बच्चे जब थे आप, तो आपको समझ में आ गया ये पिंक है और ये रेड है? नहीं, आपने कम से कम 100 बार देखा होगा अलग अलग चीजों को जिसमें पिंक कलर था और रेड कलर था। फिर आपको समझ में आया कि हाँ ये पिंक है, ये रेड है, ये इन दोनों का डिफरेंस है। तो एआई को भी वैसे ही ट्रेन करते हैं। वो लोग हजारों इमेज देते हैं और बोलते हैं ये पिंक कलर है, ये रेड कलर है, तब जाके वो एआई को समझ में आता है कि हाँ ये पिंक है और ये रेड है। तो एक्चुअली वो उसे हमारे जैसे ही ट्रेन किया है। ओनली थिंग कि उसके पास विवेक बुद्धि नहीं है अभी, और इमोशंस नहीं है अभी के लिए, बाकी चीजें वैसी ही हैं। तो मैनिफेस्टेशन आपका इंस्टाग्राम और एफबी की तरह ही काम करता है। और देखो, अगर आपने इंस्टा और एफबी बंद कर दिया, राइट, तो कितनी शांति लगती है, लगती है ना शांति। तो अगर हमने हमारी चित्त की वृत्तियों का निरोध किया, है ना, पतंजलि योग सूत्र है ना, योग से चित्त वृत्ति निरोध, तो हमारा योग हो जाएगा, हम मोक्ष पा लेंगे। हम लोग को हमारे इंस्टा और एफबी को बंद करना है। सही में। और किसी का कोई प्रश्न? मैम, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें अपने सांसों की तरफ ध्यान रखना है। तो हमें सांस जैसे लंबे लेने हैं या छोटे लेने हैं, क्या ऐसा भी कोई प्रोसीजर होता है? नहीं नहीं, कुछ नहीं करना है। जो नेचुरल सांसें चल रही है उसे चलने देना है, वो अपने आप ही सांस से ऊपर नीचे होती रहेगी। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सिर्फ सांसों को देखना है और कुछ नहीं करना। ओके मैम, हाँ, थैंक यू। आप मेडिटेशन शुरू करें उसके पहले आप थोड़ा प्राणायाम कर सकते हैं, जैसे अनुलोम विलोम हो गया या भस्त्रिका हो गया। तो उससे कैसे विचार अचानक से एकदम कम हो जाते हैं, तो मेडिटेशन में आसानी होती है। आप वैसा कर सकते हो, लेकिन एक बार मेडिटेशन शुरू होने के बाद सांसों के साथ कुछ नहीं करना। ठीक। मैडम, नमस्ते मैडम। हेलो। हेलो, हाँ आवाज आ शिवानी। रही? हाँ, आ रही आ रही। और अगर किसी
का याद बार बार आता हो तो इसका मतलब क्या होता है? किसी की याद बार बार आ रही है तो आपका अटैचमेंट मोह है शायद, या उसकी वजह से कैसे याद आ रही है मुझे नहीं पता आपको। कुछ चीज पकड़ के रखना चाहते हो आप, इंसान को पकड़ के रखना चाहते हो, पता नहीं, मतलब बहुत वेग है, मैं क्या आंसर दूं मुझे नहीं पता है। अच्छा। उसकी कुछ कही हुई बातें आपको लग गई दिल पे, इसकी वजह से वो इंसान की याद आ रही है, या आपका बहुत अटैचमेंट था, बहुत मोह था, लगाव था, उसकी वजह से याद आ रही है। बहुत बहुत रीजन हो सकता है, लेकिन जो भी रीजन है वो मन से ही है। हाँ, तो उसे दूर करने का कुछ? मतलब वही, मैं बहुत ऊपर है ना, तो अभी जो आपका रूट कॉज है आपको वो रूट कॉज पे काम करना पड़ेगा। अगर आप माफ नहीं कर पाए तो माफ करना पड़ेगा ताकि वो इंसान की याद ना आए। अगर बहुत ज्यादा अटैचमेंट था, मोह था, तो फिर आपको याद दिलाना पड़ेगा अपने आप को कि ये सारे जो भी रिश्ते हैं वो टेम्पररी रहते हैं दुनिया में, हाँ। है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या रीजन है, उसका रूट कॉज ढूंढ के अपने आप को बार बार याद दिलाना पड़ेगा आपको कि क्या है, उसके ओके। हिसाब से। ओके, थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा। थैंक यू। ठीक है। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू सो थैंक यू मच मैम, एवरीवन। थैंक यू सो मच मैम। सबको गुड मैम नाइट इसी तरह आके हमारे ज्ञान की यात्रा को बढ़ाती रहिएगा। थैंक यू, पक्का। थैंक यू सो मच। सबको शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।